नमस्कार बच्चों, दिव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे, पिछले वीडियो में हमने हाफ चैप्टर किया था अपना लोकतांत्रिक राजनीति का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो जाति से हमारा अर्थ है बच्चों कास्ट सिस्टम जो भारत के अंदर है, फिर है धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और तीसरा है हमारा लैंगिक मसले, यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच की जो असमानताएं हैं वो किस तरह से भारतीय राजनीति को प्रभावित करती हैं। जाति, धर्म या लैंगिक मसले, ये तीनों ही चीज़ें किस तरह से भारतीय राजनीति को प्रभावित करती हैं, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हाफ चैप्टर हम अपना कर चुके हैं, उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमारा जो ये चैप्टर है बच्चों, ये लोकतंत्र में किस तरह से सामाजिक विविधताएं होती हैं, समाज जो है उसमें भिन्नता बहुत ज़्यादा होती है और असमानताएं होती हैं। तो वो असमानताएं किस तरह से राजनीति को प्रभावित करती हैं और कैसे वो लोकतंत्र के लिए खतरा होती हैं, ये हमें इस चैप्टर में समझना है। सबसे पहले देखा था हमने कि लैंगिक मसले और राजनीति। तो लैंगिक मसले किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे कि भारतीय समाज में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है और हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में कि लड़के और लड़कियों दोनों को ही अलग भविष्य के लिए, अलग भूमिकाओं के लिए उनको तैयार किया जाता है। जैसे लड़कियों को घर की जिम्मेदारियां घर परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित समझा जाता है, जबकि लड़कों को बाहर जाकर कमाने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। यही सोच भारतीय समाज में बहुत गहराई से, पुरानी परंपराओं से ये सोच जुड़ी हुई है। हालांकि ये सोच अब बदलती जा रही है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आज भी ये सोच भारतीय समाज में बनी हुई है। और इस असमानता वाली सोच को महिला आंदोलनों ने बहुत बड़ी भूमिका आंदोलनों ने निभाई है इस सोच को बदलने में, कि औरतें जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो सिर्फ घरेलू कामों के लिए ही नहीं होती, उनको भी शिक्षा, रोजगार और निजी जीवन में समानता की दी जानी चाहिए, आवश्यक है उनके जीवन के लिए। तो व्यक्तिगत जीवन में बराबरी की बात महिला आंदोलन, महिला संगठनों ने उठाई है, और यही कारण है बच्चों कि आज जो लड़कियां हैं वो डॉक्टर भी बन रही हैं, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, और बहुत सारी लड़कियां प्रशासनिक सेवाओं में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और इसी तरह से महिलाओं की जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार आ रहा है। जैसे भारतीय संविधान ने, भारतीय सरकार ने भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की हैं। अब 2023 में एक आरक्षण पास किया गया, विधेयक पास किया गया, जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की जो सीटें हैं वो 33% आरक्षित की गई हैं। लेकिन फिर भी आज तक किसी न किसी रूप में महिलाओं के साथ असमानता होती रही है। दूसरा है हमारा निजी और सार्वजनिक जीवन। निजी जीवन वो होता है बच्चों जो घर के भीतर का काम जो महिलाएं करती हैं उसको निजी कहा जाता है, और पुरुष जो बाहर जाकर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको सार्वजनिक कहा जाता है। तो इसी को कहा जाता है निजी और सार्वजनिक का विभाजन। यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों कि महिलाओं का आज की राजनीति में भी इतना कम प्रतिशत क्यों है, क्यों इतना कम प्रतिनिधित्व महिलाओं को आज तक मिला है। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके क्या कारण हैं आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि पहला तो है जो हमारी पुरानी परंपराएं, हमारी सोच है, वो है कि महिलाओं को केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक ही सीमित रखा जाता है। दूसरा, उनको समानता के अधिकार नहीं दिए जाते। तीसरा, उनके शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनको कमाने लायक नहीं समझा जाता, या वो कमा नहीं सकती, इसलिए समाज उनको आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये कुछ कारण है जिससे महिलाओं का जो राजनीति में प्रतिनिधित्व है वो आज भी बहुत कम है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि महिला आंदोलनों ने, नारीवादी जो आंदोलन है, महिला जो आंदोलन है, वो क्या होते हैं और वो महिलाओं के जीवन में उन्होंने क्या अच्छी भूमिका निभाई है। तो 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित किया गया है बच्चों, उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, लैंगिक समानता को मजबूत करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है बच्चों कि जो पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। पितृसत्ता
एक ऐसी सत्ता होती है बच्चों जिसमें पुरुष प्रधान होता है, यानी पुरुष का ही जो वज्रसव होता है, जो अधिकार होता है, वो ज़्यादा समझा जाता है। घर परिवार में पुरुष की जो मान्यता होती है, पुरुष की जो अधिकार होते हैं वो ज़्यादा माने जाते हैं, उसी को कहा जाता है पितृसत्तात्मक समाज। फिर ये लैंगिक असमानता का आधार है, क्योंकि महिलाओं को अक्सर घरेलू कामों के लिए ही समझा जाता है, वही उनका कार्यक्षेत्र बना दिया जाता है, जिससे समाज में लैंगिक असमानता उभरती है। तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। ये जो सांप्रदायिकता है ना बच्चों, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सांप्रदायिकता क्या होती है। सांप्रदायिकता हमने पीछे भी पढ़ा था कि एक ऐसी सोच होती है बच्चों जिसमें अपने ही धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और दूसरे के धर्म से अपने धर्म को श्रेष्ठ समझा जाता है। ऐसी मानसिकता को ही बच्चों सांप्रदायिकता कहते हैं। तो ये सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए और सभी समाजों के लिए बहुत खतरनाक होती है। सांप्रदायिकता राजनीति में किन रूपों से खतरनाक होती है, कैसे उसको अभिव्यक्त किया जा सकता है, ये हमने पिछले लेक्चर में समझा था। अभी देख लेते हैं अपना एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों की धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। धर्मनिरपेक्षता ऐसी सोच होती है बच्चों जब राज्य का, सरकार का कोई अपना राज्य धर्म नहीं होता और हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का और प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है और संविधान, कानून धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है बच्चों। सांप्रदायिकता पर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है बच्चों कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं और ये किस प्रकार लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आ सकता है। आप इस लेक्चर को दोबारा समझेंगे, दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत इजीली ये सारा का सारा जो विषय है, कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणा क्या होती है बच्चों, वो अभी मैंने आपको बताया है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता होती है, धर्म के आधार पर संविधान कोई भेदभाव नहीं कर सकता और राज्य अगर किसी के साथ अमानवीय असमानता का व्यवहार अगर धर्म के अंदर होता है, जैसे छुआछूत, तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। हमारा यहाँ तक का चैप्टर हमने पहले कर लिया था बच्चों। आगे आज हम करेंगे जाति और राजनीति, यानी कि जाति और राजनीति किस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं। तो भारतीय समाज में बच्चों जाति प्रथा बहुत गहराई से और बहुत पुराने समय से ही भारतीय समाज का, भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा रही है। जन्म के आधार पर ही समाज को अलग अलग जातियों और उपजातियों में बांटा जाता है। जातियां होती है बच्चों जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इस तरह की ये वर्ण थे बच्चों 4, और इन्हीं वर्णों से बहुत तरह की जातियां बना दी गई है और उन जातियों में से भी कुछ और जातियां बना दी गई हैं जिनको कहा जाता है उपजातियां, यानी और भी छोटी जातियां। और हर जाति के अपने परंपरागत पेशे और सामाजिक दर्जे समाज के अंदर होते हैं बच्चों। परंपरागत पेशे से हमारा अर्थ है बच्चों, यानी कि उनका जो परिवार है, वो जो जाति है, जो जिस तरह का काम करती है, उस जाति में पैदा होने वाला बच्चा वही काम करेगा। मान लीजिए कोई कुम्हार फैमिली है और उस जाति में जो बच्चे पैदा होते हैं वो कुम्हार वाला पेशा ही अपनाएंगे, यानी कि वो मिट्टी से बर्तन ही बनाएंगे। पहले की ऐसी सोच थी, आज ये सोच बदल चुकी है बच्चों और उसी हिसाब से उनका सामाजिक दर्जा तय किया जाता था। इस व्यवस्था ने समाज में बहुत गहरी असमानता पैदा की थी बच्चों। राजनीति पर जाति का क्या प्रभाव होता है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। राजनीति पर जाति का प्रभाव बच्चों आज भी हम अपने आसपास देख सकते हैं। जब सभी नागरिकों को, भारत जो सरकार है उसने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन राजनीति में जाति का असर आज भी हम देख सकते हैं। ये असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये असर हमें ज़्यादातर दिखाई देता है बच्चों चुनाव के समय में। चुनाव के समय में जब बहुत से लोग आज भी बच्चों उम्मीदवार चुनते समय, अपना नेता चुनते समय उसकी जाति पर ध्यान अवश्य देते हैं। वो देखते हैं कि अगर ये हमारी जाति का है तो वो उसको वोट देते हैं, अगर वो उनकी जाति का है तो वो उसको वोट नहीं देते हैं। ऐसे राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए भी जातिगत
जो समीकरण होते हैं उन्हीं पर टिकट बांटते हैं। वो ऐसे ही उम्मीदवारों को टिकट देते हैं बच्चों, जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग ज़्यादा होते हैं तो उसी जाति के उम्मीदवार को जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, वो उसी उम्मीदवार को टिकट देती हैं ताकि वो बहुत भारी वोटों से वहाँ जीत पाए और उनका उम्मीदवार वहाँ का नेता बन पाए। कई बार ये जाति आधारित संगठन भी, पार्टियां भी बन जाती हैं बच्चों, जो अपने जातिगत हितों को ही आगे रखती हैं। जैसे कि एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए कि भारत के अधिकांश राज्यों में मतदान का बड़ा हिस्सा आज भी जातिगत आधार को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम क्षेत्र है और उससे किसी उम्मीदवार को खड़ा करना है तो पार्टी यही देखती है कि उस क्षेत्र से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को ही खड़ा किया जाए ताकि सारे के सारे वोट उसी को मिल जाए। यही है बच्चों जाति और राजनीति का संबंध। इसी तरह से राजनीति जो है वो जाति को प्रभावित करती है। जैसे कि बच्चों दलित और पिछड़े वर्ग और आदिवासी समुदाय आज भी बड़ी संख्या में राजनीति में अपनी पहचान को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि अगर उनकी पहचान का कोई नेता, कोई उम्मीदवार खड़ा है तो वो उसी को वोट देते हैं। यहाँ से भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, मैंने लिखा है जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि जाति किस तरह से राजनीति को प्रभावित करती है या एक दूसरे को ये कैसे प्रभावित करते हैं। ये हमने अभी समझा। जाति और सामाजिक परिवर्तन बच्चों, पहले के समय में ऊंची जाति को राजनीति और समाज पर ज़्यादा वज्रसव, ज़्यादा शक्ति प्राप्त थी बच्चों, ज़्यादा अधिकार वो अपना समझते थे। लेकिन आज के समय में अब जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग है, जो आदिवासी समूह है, वो भी राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और सक्रिय अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। यानी अपने दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियों को सरकार के सामने रख रहे हैं और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शिक्षा, आरक्षण और जागरूकता के कारण वंचित वर्ग अपनी पहचान और अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे हैं। इससे लोकतंत्र और व्यापक हुआ है और बढ़ा हुआ है और अब सत्ता केवल कुछ जातियों तक ही सीमित नहीं है। इसमें सभी जातियों, सभी वर्गों की हिस्सेदारी हो रही है, सभी को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। जाति और राजनीति का द्वंद्व होता है बच्चों एक तरह से युद्ध को द्वंद्व कहा जाता है, यानी कि जाति और राजनीति किस तरह से एक दूसरे से टकराती हैं। जाति और राजनीति का रिश्ता हमेशा से नकारात्मक नहीं होता बच्चों। एक और जहां जातिवाद समाज में विभाजन और टकराव पैदा करता है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए बच्चों तो राजनीति ने जातियों के बीच बराबरी और न्याय की मांग को जगह दी है। यानी सभी जातियों के, सभी वर्गों के लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं, समानता की मांग करते हैं, जिससे ये जाति और राजनीति का जो प्रभाव है वो सकारात्मक भी होता है। जब दलित, पिछड़े और महिलाओं के अधिकारों की चर्चा राजनीति में होती है तो लोकतंत्र और अधिक समावेशी होता है। यानी इसमें सभी समाज आते हैं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो आदिवासी समूह हो, सभी में लोकतंत्र समाहित है। इस प्रकार जाति और राजनीति का संबंध बहुत जटिल है बच्चों, और जो राजनीति है वो जाति को प्रभावित करती है। राजनीति ने भी जाति को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किए हैं। जैसे आज भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा योगदान यही है कि जातिगत असमानताओं को चुनौती दी गई है और जो वंचित वर्ग थे, जिनको कभी सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती थी, समानता के अधिकार पुराने समय में उनको नहीं दिए जाते थे, वो आज सत्ता में अपनी भागीदारी रखते हैं, उनको पूर्ण प्रतिनिधित्व मिलता है। ये आज राजनीति और जाति का संबंध बन गया है। जातिगत असमानताएं, आज भी भारत के अंदर बच्चों जातिगत असमानताएं बनी हुई हैं। ये आप अपने आसपास देख सकते हैं, अखबारों में, न्यूज़ में आप कुछ ना कुछ ऐसा डेली पढ़ते और समझते हैं जिससे आज भी हमें लगता है कि भारत के अंदर जातिगत असमानताएं बनी हुई हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जातिगत असमानताएं आज भी भारत के अंदर क्यों बनी हुई हैं।
तो भारतीय समाज में जो ये जाति प्रथा है ना बच्चों, ये बहुत पुरानी है और ये बहुत गहराई से अपनी जड़ें जमाए हुए है। इस व्यवस्था ने, समाज की इस व्यवस्था ने बच्चों जन्म के आधार पर अलग अलग समूहों, जातियों और उपजातियों को बना दिया है और हर जाति का दर्जा जो है वो समाज में तय कर रखा है। उनके जो परंपरागत पेशे होते हैं, जो उनका परिवार काम करता है, वही उस परिवार में जन्म लेने वाले अन्य बच्चे भी करेंगे। इस तरह की सोच बनी हुई है। ये रूढ़िवादी सोच आज तक चली आ रही है। ऊंची जातियों को विशेष अधिकार समाज में दिए जाते हैं, उनको काफ़ी सुविधाएं समाज में मिलती है, सब उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं, जबकि नीची जातियों को तिरस्कार किया जाता है, उनका बहिष्कार किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता समाज में और उनको अछूत समझा जाता है, जिससे जातिगत असमानता कहलाती है। और ये जातिगत असमानता लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक भी होती है। जातिगत भेदभाव का स्वरूप क्या है बच्चों, कैसे देख सकते हैं कि जातिगत भेदभाव हो रहा है। नीची जातियों के लोगों को शिक्षा, जमीन और रोजगार से वंचित रखा जाता है बच्चों। उनको ये सारी चीज़ें समाज के अंदर नहीं मिल पाती हैं। फिर उनको मंदिरों में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होती थी, कुओं का पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती थी। ऊंची जातियों के साथ ना तो वो उठ बैठ सकते थे, ना खाने पीने तक की उनको अनुमति आज्ञा नहीं होती थी। गांव में रहन सहन भी अलग थलग उनका होता था। उनको एक अलग से पर्टिकुलर क्षेत्र दे दिया जाता था कि आप इसी क्षेत्र में रहेंगे। और अगर वो किसी के सामने आ जाते थे, जैसे कि कोई ब्राह्मण जा रहा है रास्ते से और उसके आगे कोई नीची जाति का व्यक्ति आ जाता है, तो उसके साथ वो बहुत बुरा व्यवहार होता था, उसको दंडित किया जाता था और उसको अछूत समझा जाता था। अछूत कहकर उसका बहिष्कार किया जाता था, उसका अपमान किया जाता था। और ये जातिगत असमानताएं आज भी कहीं ना कहीं भारत में बनी हुई हैं। आधुनिक भारत और जातिगत असमानता, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है बच्चों की आधुनिक भारत में भी आज भी जातिगत असमानताएं कैसे बनी हुई हैं। क्या सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं बच्चों जिससे ये जातिगत असमानताएं खत्म हो रही हैं धीरे धीरे और सभी वर्गों को, समूहों को समानताएं दी जा रही हैं और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उसके लिए भारतीय संविधान ने कुछ कानून बनाए हैं बच्चों, जिसमें पहला है अनुच्छेद 17 जो छुआछूत को अपराध घोषित करता है बच्चों। अगर कोई किसी के साथ जाति या धर्म के नाम पर छुआछूत करता है, उसको नीचा दिखाता है, तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा है बच्चों दलित और आदिवासियों को भी शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिया है भारतीय संविधान ने। और राजनीतिक संस्थाओं में भी अब इनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाती है। तो कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक भारत में जातिगत जो असमानता है उसको दूर करने के लिए भारतीय सरकार ने, भारतीय संविधान ने क्या कदम उठाए हैं। तो ये ईजिली आप ये स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर दे सकते हैं। आंकड़े बताते हैं बच्चों कि आज अनुसूचित जातियाँ जिनको हम एससी कहते हैं वो लगभग 16.6% हैं और अनुसूचित जातियाँ जिसको हम एसटी कैटेगरी कहते हैं उसमें 8.6% आबादी की हिस्सा है जनगणना 2011 के अनुसार। और इसके लिए संसद, विधानसभा और पंचायत सीटों में भी सीटें आरक्षित की जाती हैं। आरक्षण की वजह से ही बच्चों जो भारत के संविधान ने दिया, भारत की सरकार ने दिया है, ऐसे समुदायों को आरक्षण, उनकी सीटों को आरक्षित रखा जाता है। उसी के कारण लाखों लोग शिक्षा और नौकरी में अब आगे आने लगे हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी के लोग हों, चाहे वो एसटी के हों, ओबीसी के हों। लेकिन फिर भी समाज में जातिगत भेदभाव पूरी तरह से खत्म अभी तक नहीं हुआ है बच्चों। कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में आज भी मौजूद है। वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं बच्चों? दलितों को कई जगह अभी भी सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हमारे इतिहास में भी अगर हम देखें तो भीमराव अंबेडकर साहब के साथ उन्होंने अपनी जीवन कथा में लिखा है कि हर कदम पर बार बार उनके साथ जातिगत भेदभाव होता रहा है और उनके इस ज्ञान की वजह से ही, इतने भेदभाव की वजह से ही उन्होंने भारतीय संविधान में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है ताकि भारत के अंदर जो भेदभाव है, जातिगत जो भेदभाव है, उसको समाप्त किया जाए और सभी धर्मों के, चाहे वो नारी हो,
पुरुष हो या किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उन सभी को समान अधिकार भारत के अंदर दिए जाएं। आज भी बच्चों ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं जातिगत असमानताओं को चरम पर पहुंचाती हैं, यानी कि बहुत ऊपर पहुंच जाती हैं। ऑनर किलिंग जैसी चीज़ें शहरों में भले ही जाति का असर कुछ कम दिखाई देता हो बच्चों, लेकिन राजनीति और सामाजिक संबंधों में ये आज भी मौजूद है। और ये जातिगत असमानताएं लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। संविधान ने इन असमानताओं को दूर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज शिक्षा, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वजह से जो वंचित वर्ग हैं, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं बच्चों, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको अपनी आवाज़ बुलंद करने का, अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार दिया है भारतीय संविधान ने। और धीरे धीरे बच्चों समाज बराबरी की ओर बढ़ रहा है। राजनीति में जाति कैसे होती है बच्चों? राजनीति के अंदर जाति किस तरह से राजनीति को प्रभावित करती है? तो भारतीय लोकतंत्र में जाति बहुत गहरे से है बच्चों, ये आज अब तक आप समझ पाए होंगे। और चुनाव के समय में राजनीतिक दल उम्मीदवार तय करते समय अपने जातिगत समीकरण, अपनी जाति जैसी चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हैं और अक्सर मतदाता भी अपनी जाति से जुड़े हुए उम्मीदवार को ही समर्थन देते हैं, वोट देते हैं। और इसी कारण भारतीय राजनीति में बच्चों जाति का जो प्रभाव है वो लगातार आज तक दिखाई दे रहा है। चुनाव और जातिगत समीकरण क्या होते हैं बच्चों? तो देखिए बच्चों, भारत के अंदर ज़्यादातर राज्यों में मतदान का बड़ा हिस्सा जातिगत आधार को प्रभावित करता है। जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है और उसमें हिंदू आबादी 30% है और मुस्लिम 50% है, तो वहाँ जो राजनीतिक दल होगा बच्चों वो मुस्लिम उम्मीदवार को ही वहाँ पे नेता के रूप में, उम्मीदवार के रूप में खड़ा करेगा। ये जातिगत आधार होता है बच्चों जो राज्यों के मतदान को प्रभावित करता है। राजनीतिक दल बच्चों ये गणना करते हैं कि किस क्षेत्र में किस जाति की आबादी अधिक है और उसी के हिसाब से उम्मीदवार चुनते हैं बच्चों। यही वजह है कि कई बार योग्य उम्मीदवार केवल इसलिए टिकट नहीं पाते क्योंकि उनकी जाति वहाँ बहुसंख्यक जाति से मेल नहीं खा पाती या उनकी जाति के लोग कम होते हैं, वो योग्य होते हुए भी उम्मीदवार नहीं बन पाते, नेता नहीं बन पाते। जाति आधारित संगठन और दल, जातिगत संगठन और राजनीतिक दल भी कुछ इस तरह से बने हुए हैं बच्चों जो विशेष जातियों के, विशेष संगठनों के, जातियों के आधार पर बनाए गए हैं। और ऐसे संगठन, ऐसे राजनीतिक दल बच्चों अपने समुदाय के हितों की ही रक्षा करते हैं और राजनीति में वो सक्रिय हैं, यानी कि आज भी वो काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो बच्चों बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जिसको हम कहते हैं, यूपी में है, ये ज़्यादा काम यूपी में ही है इसका। तो ये बहुजन समाज पार्टी है जो दलित और पिछड़े वर्गों की आवाज़ को राजनीति में मजबूत करती है। तो ऐसी कुछ पार्टियां भी बनी हैं बच्चों जो विशेष दलों, पिछड़े वर्गों या अपनी ही जाति के अधिकारों को, उनके हितों की ही रक्षा करती है, उनके अधिकारों की ही वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि एक है मंडल आयोग जो 1990 में बना था, जो पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के जो व्यक्ति होते हैं, जो समाज ओबीसी समाज जो होता है, कैटेगरी जो ओबीसी समाज की है, उसको भी राजनीति में बड़ा प्रभाव जमाया है मंडल आयोग ने। राजनीति पर जाति का सकारात्मक असर, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है बच्चों कि जाति का राजनीति में क्या सकारात्मक असर पड़ा है। तो जाति आधारित राजनीति ने बच्चों कुछ वंचित और दबे कुचले जो वर्ग थे उनको सत्ता में आने की, संसाधनों में हिस्सा लेने की, हिस्सा दिलाने के लिए काम किया है। पहले राजनीति पर सिर्फ ऊंची जातियों का दबदबा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं सभी राजनीति में अपनी ताकत दिखा पा रहे हैं। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा योगदान यही है बच्चों कि जातिगत असमानताओं को सामने लाकर उनका समाधान किया जाए, उनको, उन समस्याओं को दूर किया जाए। राजनीति पर जाति का नकारात्मक असर क्या होता है बच्चों, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि जातिवाद ने कई बार समाज को बांट दिया है। जातिवाद जहाँ ज़्यादा होता है तो वहाँ समाज कई बार विभाजित हो जाता है, 2 या 3 ग्रुप में, समुदाय में वो बट जाता है, जिससे होता क्या है बच्चों की राष्ट्र की जो एकता है, देश की जो एकता है वो कमज़ोर
होने लगती है। तो ये राजनीति जाति के अंदर ये लोकतंत्र के लिए, देश की एकता के लिए, उसकी अखंडता के लिए खतरा हो जाती है। चुनाव में विकास, शिक्षा, रोजगार ये असली मुद्दे होते हैं बच्चों, लेकिन जब राजनीति जाति के हिसाब से होने लगती है, जाति के अनुकूल राजनीति होने लगती है, तो शिक्षा, विकास, रोजगार जैसे मुद्दे कहीं छूट जाते हैं और जातिगत पहचान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सिर्फ जातिगत पहचान को महत्व दिया जाता है और जो असली मुद्दे होते हैं उन पर कोई बात नहीं करता और नेता आसानी से जीत जाते हैं। इससे समाज में तनाव और विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है बच्चों, समाज और बैकफुट पर जा सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से राजनीति और जाति का जो रिश्ता है बच्चों वो बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। एक और जाति राजनीति को प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर राजनीति भी जाति को बदलने की दिशा में काम करती है। लोकतंत्र ने दबे कुचले वर्गों को राजनीति शक्ति दी है बच्चों, यानी कि सभी को अपना नेता चुनने का, अपने क्षेत्र के, अपने समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है और यह अधिकार लोकतंत्र ही समाज को देता है बच्चों। लेकिन साथ ही जातिवाद ने कई बार लोकतंत्र की असली भावना को कमजोर भी किया है बच्चों। अगला टॉपिक देख लेते हैं बच्चों कि जाति के अंदर राजनीति। अब जाति के अंदर राजनीति किस तरह से होती है बच्चों? तो देखिए बच्चों, बहुत सारी जातियां होती हैं और जातियों के अंदर भी कुछ मतभेद दिखाई पड़ते हैं। जातियों के अंदर भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता संघर्ष मौजूद होता है। जाति के भीतर मतभेद किस तरह से होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए एक ही जाति के सभी लोग एक जैसी सोच कभी नहीं रख पाते, ना ही उनके हित समान होते हैं और ना ही सभी की सोच एक जैसी होती है। अक्सर जाति के अंदर बच्चों अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण और शहरी जैसे मतभेद भी पाए जाते हैं। मान लीजिए वो एक ही समुदाय के, एक ही जाति के हैं, लेकिन उनमें भी अमीर और गरीब होता है, शिक्षित और अशिक्षित होता है, ग्रामीण गांव में रहने वाले और शहर में रहने वाले, इन लोगों के बीच भी मतभेद पाया जाता है। इसलिए बच्चों जाति को एक मतदाता समूह मान लेना भी गलत है। हम ये मानते हैं कि एक जाति के जो लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, चाहे वो कोई भी हो, और वो एक ही राजनीतिक दल को अपना वोट देगा, तो ऐसा भी नहीं है। उनके बीच भी मतभेद होते हैं, उनके हित भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं और विकल्प मौजूद रहते हैं। राजनीति और जाति का परस्पर क्या संबंध है बच्चों? तो देखिए बच्चों, जब किसी जाति का एक बड़ा हिस्सा एक ही दल का समर्थन करता है, तो उसी जाति के अंदर कुछ लोग अलग विचारधारा भी अपनाते हैं और वो विपक्ष में चले जाते हैं। इस तरह से जाति के अंदर बच्चों राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और लोकतंत्र ज़्यादा जीवंत बना होता है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हमें अपने विचार व्यक्त करने के, अपने नेता चुनने का पूर्ण अधिकार होता है बच्चों। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे यादव समुदाय है बच्चों, वो किसी एक दल का समर्थक नहीं माना जाता। लोग सोचते तो यही है कि यादव समुदाय जो है वो एक दल को ही समर्थन करेगा, सारा का सारा यादव समुदाय, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। यादव मतदाता जो होते हैं वो अलग अलग दलों को भी वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही दल को वोट देंगे, उनकी अपनी अलग अलग सोच हो सकती है। जाति के भीतर सामाजिक बदलाव किस तरह से हो रहे हैं बच्चों? राजनीति ने जाति के अंदर मौजूद पुरानी जो धारणाएं हैं उनको चुनौती दी है बच्चों, और अब हर जाति ने नई पीढ़ी जो होती है हर जाति में, वो शिक्षा और रोजगार के अवसरों की तलाश करती है, जबकि वो जातिगत पहचान के आधार पर अब निर्णय नहीं लेती। अब वो ये देखती है कि कौन उम्मीदवार शिक्षित है, कौन उन्हें रोजगार देगा, कौन समाज में अच्छे बदलाव लाएगा, तो वो जातिगत पहचान पर वोट अब नहीं करते हैं। महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी ने भी जातियों के भीतर नई सोच और राजनीति को जन्म दिया है। यानी कि धीरे धीरे जब से महिलाएं पढ़ी लिखी होने लगी हैं, युवा पढ़े लिखे और राजनीति में भाग लेने लगे हैं, अपना भला बुरा सोचने लगे हैं, तो अब जातियों के भीतर भी नई सोच और राजनीति जन्म लेने लगी है। इस प्रकार जाति के अंदर बच्चों राजनीति का मतलब है कि हर जाति एक स्वरूप समूह नहीं होती। जाति के भीतर भी वर्ग अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, उन सभी के हित अलग अलग हो सकते हैं, और यही लोकतंत्र की असली ताकत होती है।
वह हर समूह के अंदर मौजूद विविधता को सामने लाने का काम करती है। तो हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म बच्चों। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। साथ साथ मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आएंगे। यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, जैसे कि भारत में आज भी जातिगत पहचान क्यों बनी हुई है। ये पीछे भी मैंने आपको बताया था कि ये क्यों बनी हुई है। दूसरा है बच्चों, भारतीय संविधान ने जातिवाद और छुआछूत को खत्म करने के लिए कौन कौन से 3 प्रयास किए हैं। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा बच्चों। अगर आपको ये लेक्चर समझ आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आगे भी अच्छे अच्छे चैप्टर करने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।